दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है इकोनॉमिक्स में संघर्ष के कारण कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, उर्वरक और गेहूं जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई। इसने मुद्रास्फीति के दबावों को बढ़ाया, जिससे वैश्विक आर्थिक सुधार हो गया, जो 2020 में उत्पादन संकुचन को सीमित करने के लिए 7 बड़े पैमाने पर राजकोषीय प्रोत्साहन और अति समायोजन कार्य मौद्रिक नीतियों से समर्थित था। उन्नत अर्थव्यवस्था एई में मुद्रास्फीति, जो अधिकांश वैश्विक राजकोषीय विस्तार और मौद्रिक सहजता के लिए जिम्मेदार है, ने ऐतिहासिक ऊंचाइयों को पार कर लिया है। बढ़ती कमोडिटी के कीमतों ने उभरती बाजार अर्थव्यवस्था ईएमई में भी उच्च मुद्रास्फीति को जन्म दिया, जो अन्यथा 2020 में आउटपुट संकुचन को संबोधित करने के लिए अपनी सरकारों द्वारा अंशांकित राजकोषीय प्रोत्साहन के आधार पर निम्न मुद्रास्फीति क्षेत्र में थे। मुद्रास्फीति और मौद्रिक तंगी ने सभी अर्थव्यवस्था में बॉन्ड प्रतिफल को सख्त कर दिया और इसके परिणामस्वरूप दुनिया भर की अधिकांश अर्थव्यवस्था से इक्विटी पूंजी की बहिर्भाव अमेरिका के पारंपरिक रूप से सुरक्षित आश्रय बाजार में हो गया। पूंजी के पलायन ने बाद में अन्य मुद्राओं के प्रति अमेरिकी डॉलर को मजबूत किया। जनवरी और सितंबर 2022 के बीच अमेरिकी डॉलर सूचकांक 16.1% मजबूत हुआ। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा, जो वैश्विक महामारी के दौरान वित्तीय वर्ष 2021 में जीडीपी का 9.2% तक पहुंच गया, वैश्विक महामारी के दौरान वित्तीय वर्ष 2022 में घटकर जीडीपी के 6.7% हो गया और अगले वित्तीय वर्ष 2023 में जीडीपी के 6.4% तक पहुंचने का अनुमान है। पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय बजट में किए गए प्रमुख सुधार: केंद्र सरकार ने सीमा से अधिक के व्यय को सीमा से नीचे लाकर अपने वित्तीय विवरणियों और खातों की पारदर्शिता में सुधार करने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की। केंद्र सरकार की अतिरिक्त बजटीय उधारी को वित्तीय वर्ष 2022 में 1.48 लाख करोड़ रुपए और वित्तीय वर्ष 2021 में रुपए 1.21 लाख करोड़ से घटाकर वित्तीय वर्ष 2022 में 750 करोड़ रुपए कर दिया गया। बजट में वित्तीय वर्ष 2023 के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधनों का अनुमान नहीं लगाया गया था। वित्तीय वर्ष 2018 के बजट में सरकारी व्यय के योजनागत और गैर योजनागत वर्गीकरण को बंद कर दिया गया। फिर इसमें है इस सुधार ने सरकारी व्यय के राजस्व और पूंजी वर्गीकरण पर अधिक बल दिया। वर्षों से एक व्यापक समझ यह रही कि योजनागत व्यय अच्छे थे और गैर योजनागत व्यय खराब थे, जिसके परिणाम स्वरूप बजटीय आवंटन में कमी आई और इस सुधार ने प्रभावी नियोजन और बजट में संसाधनों के आवंटन को सक्षम किया। वित्तीय वर्ष 2018 से रेल बजट का केंद्रीय बजट में विलय कर दिया गया था। इस सुधार ने सरकार की वित्तीय स्थिति की समग्र तस्वीर प्रस्तुत की। इस पहल में राजमार्गों, रेलवे और अंतर्देशीय जल मार्गों के बीच मल्टी मॉडल परिवहन योजना को सुगम बनाने की परिकल्पना की गई थी, जिसे गति शक्ति के माध्यम से बाद के वर्षों में मजबूत किया गया। इस सुधार ने रेलवे और केंद्र सरकार दोनों के लिए संसाधनों की दक्षता बढ़ाने में मदद की है,
जबकि इस विलय ने रेलवे को सरकारी राजस्व के लाभांश का भुगतान करने से छूट दी है। तथापि यह संसाधनों के बेहतर आवंटन के लिए वित्त मंत्रालय को मध्य वर्ष की समीक्षा में अधिक अवसर प्रदान करता है। बजट की तारीख को वित्तीय वर्ष 2018 के बजट से 1 फरवरी कर दिया गया था। बजट को 1 महीने पहले प्रस्तुत करने से बजट चक्र के जल्द पूरा होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसने मंत्रालयों को वित्तीय वर्ष की शुरुआत से योजनाओं की बेहतर आयोजन और निष्पादन सुनिश्चित करने में भी सक्षम बनाया है। केंद्र से राज्यों में हस्तांतरण इसमें राज्यों को निधियों के हस्तांतरण में राज्यों को हस्तांतरित केंद्रीय करो। वित्त आयोग के अनुदान केंद्र प्रायोजित योजनाओं और अन्य हस्तांतरणों में राज्यों का हिस्सा शामिल है। वित्त आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत अंतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान, स्थानीय निकायों को अनुदान, स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान और आपदा प्रबंधन अनुदान के संबंध में वित्तीय वर्ष 2023 में 1.92 लाख करोड़ रुपए की राशि के आवंटन की सिफारिश की थी। चालू वर्ष के दौरान जारी अनुदानों का विवरण नीचे तालिका में देखा जा सकता है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य सरकारों को अनुदान का आवंटन करोड़ रुपए यह क्रम संख्या घटक वित्तीय वर्ष 2023 के लिए आवंटन जारी की गई राशि 22 नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार। यह अंतरण के बाद राजस्व घाटे की आपूर्ति के लिए अनुदान 86,200 फिर 57,000 जमा की गई। ये आवंटन थी वित्तीय वर्ष के लिए जो 86,201 जमा की गई राशि यह 57,467। फिर आपदा प्रबंधन संबंधी अनुदान केंद्रीय अंश 23,294 जमा की गई राशि है 10,976। स्थानीय निकायों से संबंधित अनुदान 69,421, 28,609। स्वास्थ्य क्षेत्रों को अनुदान 13,192, 275 जमा की गई। कुल योग 19 यह 1,92,108 यह हो जाएगी 1,61,230। वित्तीय वर्ष 2021 में केंद्र सरकार की कुल देनदारियां जीडीपी के 59.2% से घटकर वित्त वर्ष 2022 में 56.7% हो गई। फिर इसमें आएगा केंद्र सरकार की ऋण स्थिति लाख करोड़ रुपए में। फिर है घटक वित्तीय वर्ष ये 2016-17 ये 18 का है। वित्तीय वर्ष ये 2019 ये 22 तक है। ये सार्वजनिक ऋण A1 प्लस A2 ये 57.11। फिर 16 में 17 में 61.50। फिर 18 में है 68.75 वो 68.45। फिर 19 में 75.49 और फिर 22 में है 85.65 और 2021 में 105.23 और फिर है 22 में है यह 121.21। फिर है A1 आंतरिक ऋण A प्लस B यह 53.05, 57.42, 64.01, 70.75, 80.20, 99.08, 114.62। ए बिक्री योग्य प्रतिभूतियाँ 47.28, 50.49, फिर 55.10, फिर 59.69, 65.60, फिर 78.59 और फिर 88.17। बी गैर विक्रय योग्य प्रतिभूतियाँ ये 5.77, फिर 6.93,
8.91, 11.06, फिर 14.60, 20.49, फिर 26.45, यह A2 बाहर ऋण 4.07, 4.08, 4.45, 4.74, 5.44, फिर 6.15, 6.59, फिर सार्वजनिक लेखा एवं अन्य देनदारियां, यह 8.16, 8.57, 9.15, 9.96, 13.70, 12.74, 11.88, फिर है सी में आएगा अतिरिक्त बजटीय संसाधन EBRS 8.16, 8.57, 9.15, 9.96, 13.70, 12.74, 11.88, संसाधन EBRS यह 0.09, 0.24, 0.99, 1.39, 1.39 है। यह कुल देनदारियाँ A+B, B+C 65.27, 70.16, फिर 77.85, 86.35, 99.91, 116.98 और फिर 134.08। ऋण मार्च 2021 के अंत में केंद्र सरकार की कुल शुद्ध देनदारियों में 95.1% देनदारियां घरेलू मुद्रा में अंकित थी, जबकि सार्वभौमिक बाहरी ऋण 4.9% था, जो कम मुद्रा जोखिम को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त सार्वभौमिक विदेशी ऋण पूरी तरह से प्राप्त हुए आधिकारिक स्रोतों से है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में अस्थिरता से बचाता है। नोट: आर्थिक समीक्षा 2022-23 के पेज 63 पर हिंदी संस्करण में घरेलू मुद्रा में ऋण 94.7% लिखा गया, जबकि अंग्रेजी संस्करण में 95.1% लिखा गया। GDP के अनुसार GDP के रूप में सामान्य सरकारी ऋण मार्च 2020 के अंत में 75.7% था, जो बढ़कर वैश्विक महामारी फिर इसमें के दौरान वित्तीय वर्ष 2021 के अंत में 89.6% हो गया। मार्च 2022 के अंत तक यह घटकर GDP के 84.5% होने का अनुमान है। मॉनेटरी इसमें आएगा मॉनेटरी पॉलिसी। ये कमेटी MPC ने मार्च 2020 से मई 2020 तक 115 बेसिस पॉइंट की कमी के बाद मई 2020 से फरवरी 2022 तक नीति रेपो दर पर स्थिति को स्थिर रखा। रिटेल महंगाई जनवरी 2022 से RBI की सहनशीलता बैंड 4 से 6% के ऊपरी सीमा को पार कर गई है। मूल्य स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा महसूस करते हुए RBI ने सख्त मौद्रिक नीति शुरू की। अप्रैल 2022 की बैठक में MPC ने स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी SDF पेश की, जो पूंजी रूप में जमा की सरकारी गारंटी की आवश्यकता के बिना बैंकों द्वारा RBI के पास अतिरिक्त फंड को जमा करने की अनुमति देता है। फिर इसमें आएगा
अनुमति देता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 8 अप्रैल 2022 को नई मौद्रिक नीति के तहत अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के लिए मूल उपकरण के रूप में स्थायी जमा सुविधा एसडीएफ के शुरुआत की घोषणा की। एसडीएफ बैंक को बदले में सरकारी प्रतिभूतियां दिए बिना वाणिज्यिक बैंकों से तरलता जमा को अवशोषित करने में केंद्रीय बैंक की मदद करेगा। एसडीएफ 3.75% पर होगा, जो रेपो दर से 0.25% अंक कम होगा, और सीमांत स्थायी सुविधा एमएसएफ से 0.50% अंक कम होगा। आवश्यकता पड़ने पर बैंकों को धन मुहैया कराने में मदद करता है। जब केंद्रीय बैंक को रिवर्स रेपो विंडो के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली से भारी मात्रा में धन को अवशोषित करना पड़ता है, तो उसके लिए बदले में सरकारी प्रतिभूतियों की आवश्यकता हो पड़ने पर बैंकों को धन मुहैया कराने में मदद करता है। जब केंद्रीय बैंक को रिवर्स विंडो के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली से भारी मात्रा में धन को अवशोषित करना पड़ता है, तो उसके लिए बदले में सरकारी प्रतिभूतियों की आवश्यक मात्रा प्रदान करना मुश्किल हो जाता है। यह नोटबंदी के समय हुआ था। इस अर्थ में एसडीएफ एक संपार्श्विक मुक्त व्यवस्था है, जिसका अर्थ है कि आरबीआई को तरलता अवशोषण के लिए संपार्श्विक देने की आवश्यकता नहीं है। एसडीएफ का विचार पहली बार 2014 में उर्जित पटेल मौद्रिक नीति समिति की रिपोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद में वित्त विधायक के माध्यम से 2018 में आरबीआई अधिनियम में संशोधन के बाद सरकार की मंजूरी मिली। तब से केंद्रीय बैंक ने तरलता प्रबंधन के लिए एसडीएफ शुरू करने का प्रस्ताव दिया ताकि बैंक इसके साथ उतना पैसा जमा कर सके जितना वे चाहते हैं। उस समय भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने भी आरबीआई के विचार का समर्थन किया था। एसडीएफ के माध्यम से कम दर का अतिरिक्त अधिशेष तरलता का अवशोषण संपूर्ण बाजार दर संरचना को नीचे खींच देगा।